प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग भुवन जी का पुनः मैं आपके साथ हूँ। मैं कल एक लेसन शुरू किया हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के संदर्भ में। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन मैंने दे चुका और 7 डेफिनेशंस हैव बीन गिवन बाय मी। मैंने 7 परिभाषाएं दी हैं सब्जेक्ट के संदर्भ में और उस सब्जेक्ट को मैंने समझाया है। परिभाषा की बात आ रही है तो सब्जेक्ट की कहानी समाप्त तो नहीं हुई है, चूँकि सिलेक्शन आगे के लेसन हम लेके चल रहे हैं तो डेफिनेशन उसके समाप्त हो चुके। अब आइए हम लेसन 1 का ही स्टेज बी में ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। इसको भी लेसन 1 ही आप समझेंगे और उसका स्टेज 1 स्टेज ए उसको समझेंगे सब्जेक्ट को, और ये स्टेज बी हो गया जिसको ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए आज इसके डेफिनेशन को भी बस चंद मिनटों में समाप्त करते हैं। और इससे भी जो बहुत मजबूत और बहुत सुंदर, इससे भी तगड़ा जो लेसन आ रहा है आपका, वो आ रहा है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। उसको देखो बेटे, वहाँ से आपका कॉम्पिटिटिव व्यू से भी, रिटन व्यू से भी, स्पीकिंग के व्यू से भी, जिस व्यू को आप वहाँ देखेंगे सब व्यू के दृष्टिकोण से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के संदर्भ में भी मैं चाहता हूँ आप बच्चों को एक अच्छा खूबसूरत कॉन्सेप्ट हो, उसमें आप कन्फ्यूजन ना करें, क्योंकि आगे वॉइस पड़ा हुआ है, फिर इधर ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की एक भूमिका होती है उसमें। तो चलिए हम लोगों ने उसको बहुत अच्छा से जानने का प्रयास किया है और हम लोग सब मिलकर चले आगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले मैं और भी कह दूंगा कि आप जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, शेयर करो, कमेंट करो, ये सारी चीज़। और टेलीग्राम ग्रुप से जुटो, मैं काफ़ी उस पर देने जा रहा हूँ आपको PDF, और सारे बच्चे PDF निकाल के देखोगे। बस एक आध और लेसन के बाद आप ढेर सारे PDF देखने को मिलेगा। और मैं एक बात और कह दूँ कि मैं काफ़ी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंपटीशन को देखते हुए, और मैं आपको कमेंट का सीरीज, ये वोकैबुलरी का सीरीज, आपको फ्रेज का सीरीज, ढेर सारा चीज़ मैं डालने जा रहा हूँ ताकि आप बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और भुवन जी आपके साथ खड़ा है, सब चीज़ मेरा डिफरेंट मिलेगा एकदम, हर चीज़ मेरा समझाने के तरीके और उसको ये प्लेसिंग का तरीका सब मेरा डिफरेंट है। तो चलिए आइए तो ऑब्जेक्ट के बारे में देखते थे। ऑब्जेक्ट क्या चीज़, देखिए एक्चुअली हम सारे इंसान तो ऑब्जेक्ट के लिए ही जीते हैं भाई, सब जीते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट का मतलब हम लोग दिन रात काम में व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, और उस भाग दौड़ का एक अच्छा परिणाम हमारे जीवन में हो, भले ही कोई दुखद परिणाम हो जाता अलग चीज़ है, एक अच्छा परिणाम हो, एक अच्छी चीज़ की उपलब्धि हमारे जीवन में हो, हम तो वही चाहते हैं। बस एक वही अच्छा परिणाम, एक वही उपलब्धि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं काम के माध्यम से, वही उपलब्धि, वही रिजल्ट तो ऑब्जेक्ट है भाई आपका, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि ऑब्जेक्ट ये नहीं, ऑब्जेक्ट तो बस सामने में है। कि कहने का मतलब ये है जो हम काम करते हैं, काम का जो एक परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, तो दैट रिजल्ट इज योर ऑब्जेक्ट, वही तो एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम काम करते हैं, हम घर बनाते हैं, देखते हैं भाई सामने घर आ गया तो भाई बन गया, एक रूप आ गया, बस चलिए एक ऑब्जेक्ट हो गया। एक ये बात होगी माना कि द रिजल्ट ऑफ द वर्क इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, कि काम का परिणाम जो होता है, यानी काम के परिणाम को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए पहली बात। दूसरी बात कि हम जो रिजल्ट लाने से पहले हम काम का प्लानिंग करते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हो वही आपके जीवन का एक उद्देश्य है। जैसे आप स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं कि भाई आपको कोई जॉब मिल जाए, एक सेटलमेंट मिल जाए, है ना, एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाए, तो जो जिस चीज़ की आप कामना करते हैं, जो जिसका एक उद्देश्य लेके चलते हैं, पर्पस लेके चलते हैं, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब द पर्पस ऑफ वर्क, द पर्पस ऑफ लाइफ, द पर्पस ऑफ एनी इंसिडेंट, किसी घटना का परिणाम, ऑल दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। किसी घटना का परिणाम आपके ये ऑब्जेक्ट होता है। आपके काम का जो उद्देश्य होता है, द पर्पस ऑफ वर्क इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, 2 बातें आई, द रिजल्ट ऑफ द वर्क इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, द पर्पस ऑफ वर्क यानी काम का उद्देश्य इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हो रहा है। और अगली बात कि जिस चीज़ के लिए काम करते हैं या जिस चीज़ पर काम करते हैं, है ना, ये और यही ऑब्जेक्ट कहलाता है। जिसके लिए कोई काम करते हैं,
जिस पर कोई काम करते हैं वो वस्तु भी ऑब्जेक्ट है, या वो व्यक्ति भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई भी चीज़ वस्तु है। चीज़ में कहा दिया तो लिटरेचर में इंसान को ही चीज़ कहा जाता है। तो इसलिए 3 परिभाषाएं लगभग इसकी भी आ गई मिला जुला के, कि हम वह चीज़ जिसके लिए काम करते हैं या जिस पर काम करते हैं वो चीज़ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ कहलाती है। ध्यान रखिए, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ भाई, मैं किताब पढ़ता हूँ, चलिए तो किताब पढ़ते आप काम तो कर रहे हैं, किसका सहारा ले रहे हैं आप, किसके द्वारा आप काम कर रहे हैं, किसका माध्यम से काम कर रहे हैं आप, है ना, किस पर काम कर रहे हैं, तो किताब। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब एक ही होता है, जिसके माध्यम से जो काम का सहारा देता हो, जिसके लिए आप काम करते हो, आप ये सब ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए 3 बातें सामने उभर के आई कि हम जिस किसी भी चीज़ के लिए, जिस किसी चीज़ पर काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट होगा। नंबर 2, द पर्पस ऑफ वर्क, मतलब काम का जो उद्देश्य होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और तीसरा कि काम का परिणाम जो होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। याद रखिए आप ये सब सारी चीज़ को, और इसमें तो कितना कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कितनी बातें क्लियर हो जाएगी, सिर्फ आप इतना तो रखो। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और आपको दनादन लिखते जाइए, और मैं इसको समाप्त करता हूँ कुछ चंद मिनटों में। और ये बात को ध्यान रखिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करें ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इसकी भी चर्चा होगी। ऑब्जेक्ट किसको किसको होता है, हम इसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं। बस आप सब चीज़ को जान लो भाई, दनादन जान लो, जल्दी जल्दी जान लो। लेकिन सारे बच्चे कलम कापी निकाल के रखो और इस डेफिनेशन को लिखो, एकदम ध्यान रखिएगा और एकदम सब्सक्राइब करो। चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए, द थिंग माना सारी चीज़ें आ जाती है थिंग में, मैन काइंड भी आता है, एनिमल काइंड भी सब आता है इसी में, सजीव निर्जीव विजिबल इनविजिबल सब के सब थिंग कर सकते हैं, चूँकि हम लिटरेचर में सबको थिंग कहते हैं, जैसा मैंने नाउन में चर्चा मैंने कर दी थी इसकी। द थिंग फॉर विच और ऑन विच a work is done is called an object। आप इसकी हिंदी आराम से यहाँ लिख सकते हैं, हम हिंदी बोल जाते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, बस आपको बहुत अच्छी हिंदी में बोल जाता हूँ कि द थिंग वह चीज़ फॉर विच जिसके लिए, या ऑन विच जिस पर अ वर्क इज डन कोई काम किया जाता है, इज कॉल्ड कहलाता है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी हिंदी आप मोबाइल को पॉज करके लिख लोगे कि वह चीज़ वह वस्तु जिस पर या जिसके लिए कोई काम किया जाता है वही वस्तु ऑब्जेक्ट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बस यही चीज़ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। राम, मैं हिंदी में दे देता हूँ जैसा, राम किताब पढ़ता है। अब काम पढ़ाई की हो रही है भाई, लेकिन किस पर काम हो रहा है, किताब पर। आप इसी का सहारा लिखा है कि आप बस मोटा मोटी समझिए इसको, किताब और जो काम जो हो रहा है, हम किताब के लिए काम कर रहे हैं, किताब पर काम कर रहे हैं, ये चीज़ समझ लें आप मोटा मोटी। तो ये चीज़ होता है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, वैसे ऑब्जेक्ट आपका डेफिनेशन से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर क्लियर ना हुआ तो सिलेक्शन, मैं इसको बहुत अच्छा से क्लियर करने जा रहा हूँ। सिलेक्शन आप जरूर देखो इसको। ये हो गया, जैसे कि राम बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है। ये पढ़ाना काम हो रहा है भाई, देखिए यहाँ किसके लिए हो रहा है, तो बच्चों के लिए हो रहा है। ये बच्चों के लिए हो रहा है, तो ये बच्चा मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए जिसके लिए काम हो, जिस पर काम हो, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलिए ये हो डेफिनेशन। अब अगला डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको देख लो। ये डेफिनेशन नंबर 1 है ये मेरा। चलिए अब मैं आपको अगला डेफिनेशन दे रहा हूं। चलिए डेफिनेशन नंबर 2,
द पर्पस, पर्पस मतलब होता उद्देश्य, द पर्पस ऑफ अ वर्क इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में ऑब्जेक्ट। काम का उद्देश्य ऑब्जेक्ट कहलाता है। हिंदी जान लीजिए, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा। काम के उद्देश्य को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रखिए, उद्देश्य, कोई काम जो करते हैं उसका एक पर्पस होता है, और जो पर्पस आप लेके चले अपने मन में, चाहे जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, जो उपलब्धि अपने जीवन में आप लाना चाहते हैं, वही उद्देश्य, वही उपलब्धि ऑब्जेक्ट है भाई। आप देखो इसको, जैसे देखो, मैं एक कलम चाहता हूं, क्या चाहते, क्या उद्देश्य है चाहने का? कलम ऑब्जेक्ट है, यही उद्देश्य है। मैं, और ध्यान से सुनिएगा, मैं जाना चाहता हूं। अब यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में ना आएंगे। मैं जाना चाहता हूं, क्या उद्देश्य में चाहते हैं? क्या उद्देश्य है? चाहते हैं, चाहने का क्या उद्देश्य है? तो जाना, ये पर्पस है आपका। ध्यान रखिए, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ कंफ्यूज ना करें, वर्ब है, यहाँ तो नाउन था, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि कोई नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, जिसकी चर्चा मैं बात भी कर देता हूँ। कोई भी नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनता है, दूसरा कुछ भी नहीं। और इन दोनों के स्थान पर अगर कोई दूसरा, इन दोनों को छोड़ के कोई भी रहेगा तो उसे नाउन बनना पड़ेगा तत्काल, जब तक वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहे। जिस तरह से एडजेक्टिव मैंने बताया था कि नाउन के साथ जो ही अगर नाउन भी आ जाएगा तो एडजेक्टिव होता है, जब तक दोनों एक साथ है। जिसमें मैंने लिखाया था पटना यूनिवर्सिटी, पटना भी नाउन है, यूनिवर्सिटी भी नाउन है, लेकिन दोनों एक साथ है, तो जब तक दोनों एक साथ रहेगा तब तक पटना एडजेक्टिव बनेगा। ठीक उसी तरह से होता है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी रहेगा तो उसको नाउन बनना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर कोई नाउन प्रोनाउन छोड़ दूसरा कोई रहेगा। अब यहाँ देखिए, उद्देश्य क्या है आपका भाई? यहाँ क्या उद्देश्य है आपका? तो जाना आपका उद्देश्य है। और इस जगह पर आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब भी सब नाउन बनता है। मेन वर्ब भी नाउन का गुण है। मैं चर्चा कर चुका हूँ वर्ब के ये वीडियो में। मैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में वर्ब का जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा तो मैंने चर्चा किया था, पढ़ना, रोना वगैरह ये सब तो वर्ब है ही, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है टू, V1 और V4, आपको मैं एक चार्ट दिया था। अब ध्यान रखेंगे, वो मेरा नाउन, उसमें नाउन का भी गुण है। फिर आगे तो हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसलिए ये आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। जैसे इंग्लिश में भी एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सीता वांटेड टू प्ले, सीता खेलना चाहती थी। इसका क्या उद्देश्य था? वांटेड, चाहती थी, क्या? खेलना, तो प्ले। ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हुआ भाई? तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, चूंकि प्ले पर्पस दर्शा रहा है ना। इसी प्ले की जगह अगर कोई दूसरा कोई नाउन है, वांटेड अ बुक, ठीक है, देखिए अब ये नाउन है, डायरेक्ट नाउन है। वांटेड, चाहती थी, क्या चाहती थी? किताब चाहती थी, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है आपका। इसीलिए ऑब्जेक्ट की जगह कोई मेन वर्ब भी रह सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह कोई नाउन या प्रोनाउन भी रह सकता है, तीन में से कोई भी रहेगा अपना। चूंकि वर्ब में भी नाउन का गुण है, वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। हम चर्चा तो काफ़ी वीडियो तीसरा लेसन में तो करने जा रहे हैं, इसका बृहद चर्चा होने जा रही है। आप शायद कोई कोर कसर बाकी मेरी तरफ से नहीं रहेगा। तो चलिए, आपने जाना कि पर्पस ऑफ वर्क इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। इस कहानी को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अब अगला डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ आपको। अब डेफिनेशन नंबर 3 ले लीजिए आप भाई। यहाँ क्या होता है देखिए, द रिजल्ट और the result or achievement of a work is called an object। चलिए देखिए, अचीवमेंट माने उपलब्धि, रिजल्ट माने परिणाम, दोनों।
तो कहने का मतलब ये होगा किसी काम का जो परिणाम, काम करते तो निसंदेह कोई न कोई परिणाम होता है, कोई न कोई उपलब्धि होती है, चाहे वो सुखद हो या दुखद हो, अच्छा हो या बुरा हो, परिणाम कुछ भी हो। मैं अच्छे बुरे की बात मैं नहीं करता। परिणाम, आप कोई भी काम अगर करते हैं तो अच्छा काम करें तो अच्छा परिणाम होगा, बुरा काम करें तो बुरा परिणाम होगा। तो परिणाम अच्छा हो या बुरा, तो वो परिणाम जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा उस वर्ब का, इसलिए उस काम का, उस क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए किसी भी काम का रिजल्ट, परिणाम या उसकी उपलब्धि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ये सब सारी चीज़ ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। परिणाम हो या उपलब्धि हो, ये सब के सब ऑब्जेक्ट है नाउ ये वर्ब का। एग्जाम्पल ले लीजिए, ही गॉट अ जॉब, नौकरी मिल गई उसको, ही गॉट अ जॉब, मिल गई, परिणाम ये रिजल्ट। देखिए, ही हैड प्रॉपर्टीज, उसे संपत्ति मिल गई, ही हैड, उसे मिल गई, क्या मिल गया भाई, संपत्ति मिल गई, ये उपलब्धि उसका, अचीवमेंट है उसका, ये जॉब इसका अचीवमेंट है, तो बस हो गया, यही तो है आपका। ये सब के सब आपके हो गए ऑब्जेक्ट। इसीलिए अब ध्यान रखिए, अचीवमेंट और रिजल्ट ऑफ द वर्क इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ वर्क इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड फॉर विच और ऑन विच ऑफ वर्क इज डन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जिसके लिए और जिस पर काम हो ऑब्जेक्ट कहलाता है, काम के उद्देश्य को ऑब्जेक्ट कहते हैं और काम के परिणाम या उपलब्धि को भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस ऑब्जेक्ट यही चीज़ होती है, आप जान लो, ध्यान रखिएगा। उसी को कहते हैं हम लोग ग्रामर की हिंदी भाषा में, जैसे क्रिया का फल जिस पर पढ़ते, फल फूल की बात मैं नहीं करता यार, फल फूल उसको जाने दीजिए, मैं हिंदी की बात मैं नहीं करना चाहता। बस जो एक्चुअली कंसेप्ट है, बस माय डेफिनेशन इज टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्ट एंड दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर यू। मैं कल भी बोला था कि कंसेप्ट पर आधारित जो भी डेफिनेशन है वो आपके लिए बेस्ट डेफिनेशन है। मैं नहीं घिसी पिटी बातों के पीछे मैं दौड़ना नहीं चाहता। तो चलिए, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम, इसको ये देते हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, हम इसकी चर्चा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट भी करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट के प्रकार क्या होते हैं, ये दूसरा स्टेज है आपको, इसको मान लीजिए। तो देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप लिख सकते हैं स्टार दे करके कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसके ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, आप इसको दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं भाई, तो आप देख लो, मैं यह दे देता हूं आपको। आप एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। तो ये आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो लाते हैं, ऑब्जेक्ट के दो प्रकारों बांट दीजिए। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में आते रहेंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, तो ये आपको अभी क्लियर नहीं होगा। आप सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बस इसके बाद तो वही आ रहा लेसन नंबर 2 मेरा। लेसन नंबर 1 में डेफिनेशन था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये चीज़ था। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो होते हैं, और ये आप डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट को कैसे सेपरेट कर पाएंगे, कैसे अलग कर पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे, तो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में तो फिर आपको एकदम क्लियर, दर्पण के तरह आपको क्लियर हो जाएगा, दिखेगा आपको यह। चलिए, मैं बस अब इसको मैं यहाँ समाप्त करूँगा। अब अगली बात फिर मैं कर लेता हूँ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विच हैज ऑब्जेक्ट्स, माने किसको किसको ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखिए, ये प्रश्न है मेरा, बड़ी बातें हैं। अब ये प्रश्न है आपका, विच हैज ऑब्जेक्ट्स। ये बात को भी देख लीजिए आप, विच हैज ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट किसको किसको, अब मैं हिंदी शो कर देता हूं, किसको किसको ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रश्न है, किसको किसको ऑब्जेक्ट होता है।
तो ध्यान रखिएगा, टू थिंग्स कर सकते हैं आप, टू थिंग्स मतलब वर्ब एंड प्रीपोजिशन बोथ हैव ऑब्जेक्ट, इन दोनों को ऑब्जेक्ट होता है, यानी क्रिया को और प्रीपोजिशन को, इन दो चीज़ों को ऑब्जेक्ट होता है मोटा मोटी। आप ये ध्यान रखिए, दो चीज़ों को। तो ये मैं आंसर दे रहा हूँ आपको इसका कि टू, सॉरी, ये अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन, verb and preposition both have objects। यहां दे देता हूं इसको, मीन्स की क्रिया और प्रीपोजिशन इन दोनों को ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिए, इन दोनों को याद रखिएगा, क्रिया को और प्रीपोजिशन को, इन दोनों को ऑब्जेक्ट होता है। सब बातें तो तुरंत क्लियर नहीं हो पाएगी, अब बस अगला लेसन भी क्लियर होगी। बहुत सारी बातें जो धीरे धीरे एक दो लेसन में आपको लगातार देखना पड़ेगा, सब कंसेप्ट आ जाएगा। और इस सबको रखिए, आप भटकते रहते हैं, कन्फ्यूजन में दिन रात पड़े रहते हैं और एकदम अनावश्यक शिद्दत आपको आती रहता है। तो ये सब को दूर कीजिए, और ये दूर तब होगा जब आप एकदम कंसेप्ट बेस्ड चीज़ों को रखें अपने आप में। कोई कन्फ्यूजन होगा कहाँ आपको? कन्फ्यूजन कुछ जगह मेरे पास तो, भुवन जी के पास तो है नहीं। तो अब सवाल उठता है कि ऑब्जेक्ट किसको किसको होता है भाई? तो आप जाने कि वर्ब को और प्रीपोजिशन को, इन दोनों को ऑब्जेक्ट होता है। और मैं हिंदी भी कर दिया और आपको ये भी है इंग्लिश भी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ही, तो मैं हिंदी को साफ कर देता हूँ जैसा, ताकि हम जगह बन जाए हमें। देखिए, आप एग्जांपल देख लीजिए आप। ही टीचेज चिल्ड्रेन, वह बच्चों को पढ़ाता है। आप, ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। कैसी ऑब्जेक्ट है? क्या मैं सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में इसको क्लियर करूंगा? ध्यान रखिए, मैं इस पर यहाँ ज़्यादा समय नहीं गुजारना चाहता, डेफिनेशन से रिलेटेड चीज़ है। और वहाँ जब तक मैं इसको सिलेक्शन का रूल नहीं बताऊंगा तब तक आप इसको बहुत अच्छा मैं नहीं समझ पाएंगे। जो मैं कितना ही बक करूँ तो आप में कन्फ्यूजन रहेगा। मैं सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट का रूल दूंगा और तब एग्जाम्पल दूंगा, तो जहाँ आप खुद ही ऑब्जेक्ट चुन लेंगे और खुद कहेंगे आप। तो यहाँ वर्ब है आपका, मैं भी है ये भाई, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर देखिए, ही केम आफ्टर मी, ये मेरे बाद आया, या आफ्टर राम भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं आप, या नाउन या प्रोनाउन कुछ दे दें। तो ये आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है। ध्यान रखिए, ये आफ्टर प्रीपोजिशन है। और इस प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसी जिस तरह से किसी वर्ब के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक उसी तरह से किसी प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वह आपका उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, एक बात और मैं कह दूं कि अगर किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन, जैसे यहाँ प्रोनाउन आता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। कहने में ऑब्जेक्ट बनने वाला जो रूप होता है प्रोनाउन का वो रहेगा। नाउन का तो दोनों रूप में के जैसे होता है, ऑब्जेक्ट बनाइए चाहे उसको सब्जेक्ट बनाइए, वो अपना रूप नहीं बदलता है, लेकिन प्रोनाउन का रूप बदलता है। जैसे मैं आपको यहाँ एक थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, थोड़ी चर्चा में 1 मिनट कर दूंगा यहाँ। आइए, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो उसको आप जानिए, आप नहीं जानिएगा दिक्कत होगी, जिसकी हम चर्चा तो आगे करने ही जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा आपकी संतुष्टि के लिए मैं बोल दूँ। देखिए, प्रोनाउन के जो उसे प्रोनाउन के बहुत रूप होते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ देखिए, नॉमिनेटिव, मैं नॉमिनेटिव फॉर्म, कर्ता कारक जिसको बोलते, वही फॉर्म रूप होता है। और ये दे दिया मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसी कारक के इसको मैंने फॉर्म विकल्प में दिया है। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये कर्म बनने वाला रूप है, और ये
कर्ता बनने वाला रूप है। जैसे अगर इसमें आप प्रोनाउन अगर आई है तो इसमें यहाँ आपका मी आ जाता है। अगर यहाँ वी लेते हैं तो ये अस आ जाता है। अगर आप यू लेते हैं तो यू दोनों तरफ एक ही जैसे रहता है। अगर फिर हम ही लेते हैं तो यहाँ हिम आ जाएगा। और अगर यहाँ सी लेते हैं तो यहाँ हर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ ईट लेते हैं प्रोनाउन तो ये दोनों तरफ ईट ही रहता है। और अगर दे आता है तो यहाँ देम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये रूप जब भी आएगा, ये रूप जब भी आता है तो ये दोनों रूप आपको आएगा ये वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, और ये आएगा प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद। ध्यान रखिए, तो वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन को लाइएगा तो उसका ये सवाल, ये रूप आएगा, ये आएगा। और ये तो सब्जेक्ट बनता है जो वर्ब से पहले आएगा, इसके पहले प्रीपोजिशन लगता है, लग ही नहीं सकता है। जब ये लगेगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसका बन जाएगा, तो ये रूप धारण कर लेगा। और फिर आप उसके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहना शुरू कर देंगे। जैसे थोड़ी करके मान लीजिए यहाँ आई है, ठीक, आई पढ़ा हुआ था, ये कर्ता बनने वाला रूप है। और इसी के पहले आप मान लीजिए टू लगा दीजिए, तो अब ये गलत हो जाएगा, चट से ये मी बन जाएगा। अब ये मी क्या हो गया, इसका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कर्ता बनने वाला और ये हुआ ऑब्जेक्ट बनने वाला, कर्म बनने वाला। और कर्म दो चीज़ों को होता है, वर्ब को होता है, प्रीपोजिशन को होता है। तो वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो उसका ये रूप आएगा। और वर्ब का जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये बनेगा, ये रूप बनेगा। इसकी चर्चा आगे प्रोनाउन हम करेंगे। बस आपको थोड़ा संतुष्टि के लिए संकेत में कर दिया। बस एक थोड़ी सी छोटी सी बात थी, आप जान गए होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए अब थोड़ा सा एक चर्चा और मैं कर देना चाहता हूँ यहाँ कि अब देखिए थोड़ा सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो चुका है, दोनों को डेफिनेशन समाप्त कर चुका हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, माने व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या अंतर है, आप इस चीज़ को मैं बयां करना चाहता हूँ, मैं इसको लाना चाहता हूँ। थोड़ा सा 2-4 मिनट इसको भी आप जान लें तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है, जरा इसको देख लीजिए आप। तो आप इसको देखिए थोड़ा सा, मैं बस 2-3 मिनट के अंदर बता देता हूँ। आप यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट एक, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का परम आवश्यक भाग होता है, परम आवश्यक भाग है, जिसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस नहीं बनेगा। ये देखिए मैंने लिख दिया कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का परम आवश्यक भाग है, या परम आवश्यक भाग में लिखे परम आवश्यक भाग है जिसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह से इसमें आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस का आवश्यक भाग नहीं है, आवश्यक भाग नहीं है, इसके बिना सेंटेंस बनेगा। हम दोनों का एग्जाम, इसके बिना सेंटेंस बनेगा। हम दोनों को एक लाइन और हमको लिखना है, उसका हम एग्जाम्पल दोनों बातों के लिए एक एग्जाम्पल इकट्ठे में दे दूंगा। नंबर 2 होता है, देखिए सब्जेक्ट सदैव, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगा, अर्थात वर्ब अपने सब्जेक्ट का गुलाम होता है। ध्यान रखिएगा। और मैं इसमें देता हूं ऑब्जेक्ट से वर्ब को
कोई ऑब्जेक्ट से वर्ब का कोई संबंध नहीं होता है। हाँ, इसके बिना भी है ना, बस ऑब्जेक्ट से वर्ब का कोई संबंध नहीं होता, अर्थात दोनों एक दूसरे से फ्री होते हैं। अब देख लीजिए, अब कहता है कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का परम आवश्यक भाग है जिसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। और कहता फिर दूसरी तरफ होता है कि सेंटेंस आवश्यक भाग नहीं है, इसके बिना सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा, अर्थात वर्ब जो होता है सब्जेक्ट का गुलाम होता है। इस बात को सदैव याद रखिएगा, वर्ब अपने सब्जेक्ट का गुलाम होता है। ये एकदम जीवन भर के लिए कंसेप्ट रखिए। और आगे इस बात को तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा, इस पर तो कई थ्योरी आ जाते हैं, कई बातें क्लियर होती रहती है। अब ऑब्जेक्ट से वर्ब का कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे से फ्री होते हैं। ऑब्जेक्ट रहे तो भी, ना रहे तो भी सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब थोड़ा कर देखिए, ही रीड्स, वह पढ़ता है। ही सिंगुलर है, इसलिए ये वर्ब सिंगुलर है। वर्ब में जब ऐसे ऐसा लगता है तो सिंगुलर होता है, तो इसलिए ही जब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि ये वर्ब इसका गुलाम है। कहने का मतलब ये मैं बोल चुका हूँ कि सब्जेक्ट सदैव लीड करता है वर्ब को, सब्जेक्ट सदैव गाइड करता है वर्ब को। और ये वर्ब जब भी अगर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, चूँकि आपको डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में क्लियर कर चुका हूँ इसको, इसलिए ही रीड्स हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी सेंटेंस एकदम मस्त बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते, दूसरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, ही रीड्स अ बुक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब एक किताब, वह किताब पढ़ता है, यह ऑब्जेक्ट है। अब ये बताइए कि हम सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट का ही बना लिए और ऑब्जेक्ट के साथ ही बना लिए, है ना। इसीलिए वहाँ जो मैंने लिखा हूँ उसको थोड़ा एग्जाम्पल आप यहीं देख लीजिए कि इसलिए ऑब्जेक्ट एकदम फ्री होता है, इसके बिना भी सेंटेंस बन गया, ये आया तो ही बन गया। हाँ, भले ही आपका उद्देश्य, जो कहने का उद्देश्य में कमी आ रही हो बिना ऑब्जेक्ट के, तो अलग चीज़ है। लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन का जहाँ तक सवाल, उसकी महत्ता का जहाँ तक सवाल है, तो आप ये जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट के बिना भी हम सेंटेंस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट एक पूरक होता है सेंटेंस का, हमारी सोच, हमारे विचार को थोड़ा सा वो और क्लियर करता है। ये बातें हैं कि बहुत चीज़ें ऑब्जेक्ट के बिना हम नहीं कर सकते हैं, अलग चीज़। लेकिन जहाँ तक सेंटेंस फॉर्मेशन का सवाल है, दोनों की महत्ता का सवाल है, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की यही महत्ता है। आप यही दोनों में यही अंतर है। एक चीज़ हो गया। एक बात और मैं थोड़ा सा लिख करके मैं इसको इंड कर देना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों फ्री होता है, कोई मतलब नहीं होता। जैसे थोड़ी करके देख लीजिए आप यहाँ, एक ही टीचेज, वह पढ़ाता है, ही टीचेज स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखिए, ये प्लूरल है। अब मैं फ्री कैसे है आप देख लीजिए, टीचेज, यहाँ ये चूँकि ही सिंगुलर है, या टीचेज यहाँ सिंगुलर भरवाया। लेकिन अब ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये प्लूरल है। इसको कोई मतलब है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही इसको नहीं है कि ये भाई तू वर्ब ये सिंगुलर में रहे कि प्लूरल में रहे, बस ऑब्जेक्ट को जिस बनाना रहेगा। चूँकि ये दोनों एक दूसरे के से फ्री है, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन ये वर्ब तो लेकिन गुलाम होता है, किसका, सब्जेक्ट का होता है। और आप ये कर सकते, ही टीचेज, ये सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हम दूसरा एग्जांपल दे सकते, ही टीचेज अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ हो सकता है। अब आपका अगर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, सॉरी वर्ब अगर प्लूरल हो जाए तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, यू टीच स्टूडेंट्स, तुम बच्चों को पढ़ाते हो, स्टूडेंट छात्रों को पढ़ाते, प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ऑब्जेक्ट प्लूरल। और आप इसको हटा करके आप इसको ए बेस टर्म कर सकते हैं। यू टीच अ स्टूडेंट, तुम किसी छात्र को पढ़ाते हो, वर्ब प्लूरल, ऑब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ऑब्जेक्ट प्लूरल, कोई बात नहीं। फ्री जब है, स्वतंत्र है एक दूसरे के साथ, तो फिर क्या है भाई। तो यही थोड़ा सा बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है, आप इसको देख लीजिए कि वर्ब का गुलाम, सब्जेक्ट का गुलाम होता है वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट से एकदम फ्री होता है और इसको कोई ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। बिना सब्जेक्ट का हम सेंटेंस बना नहीं सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बिना हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो बस यही था डिफरेंस मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट की कहानी में पिछले लेसन में समाप्त कर चुका हूँ, पिछला वीडियो में। थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट काट के अलग कर लिया। अब मैं ऑब्जेक्ट की भी कहानी समाप्त कर रहा हूँ, लगभग आधा घंटा होने जा रहा है। अच्छा, इसको देखिए, समय से मतलब नहीं होता। जहाँ पढ़ाई है, एजुकेशन है, जब तक सब्जेक्ट को आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो चलिए, अब मैं आप बच्चों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक तमाम बच्चों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सभी लोग आप शेयर करना मत भूलें, कमेंट तो करना भूलो ही नहीं यार। एकदम प्रणाम तनाम मत करके लेकिन सीधा लिखिए, साल अच्छा लगा कि बुरा लगा, या क्या करना है क्या नहीं करना सीखो। योर कमेंट इज द गाइडलाइन फॉर मी। तो चलिए, आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स।